Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटर बैंक। और कैपेसिटर बैंक सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिव पावर क्या होता है। रिएक्टिव पावर समझने से पहले हम समझते हैं पावर क्या होता है। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, जिसकी इक्वेशन है P इज इक्वल टू VI। अभी जब DC करंट की बात हो रही है तो DC करंट में जो वोल्टेज होता है और पावर करंट होता है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पूरा जो होता है उसको पावर कहते हैं। और अगर कोई लाइन में वो DC करंट पास होता है तो वो जो DC करंट होता है वो एक साथ पास होता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट दोनों इन लाइन रहते हैं, एक साथ ही पास होते हैं। अगर हम ग्राफिकल व्यू देखें तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पर ये 0 है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ नेगेटिव है। लेकिन अगर DC करंट है तो वो इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू लेके हमेशा पास होता रहेगा। लेकिन अगर हम AC सप्लाई की बात करें तो AC सप्लाई जो होता है उसमें पावर का जो डेफिनेशन है वो है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। और उसकी इक्वेशन देखें तो VI cos phi। तो ये cos phi जो है वो पावर फैक्टर है। और पावर फैक्टर क्यों होता है वो हम देखेंगे। और जब AC सप्लाई पास होता है तो वो डायरेक्ट करंट की तरह सप्लाई ना होते हुए इस तरह से पास होता है, यानी कि इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव हाई होगी, दूसरी बार नेगेटिव हाई होगी, और इस तरह से ये AC सप्लाई पास होता रहेगा। आपको मालूम है कि हमारा जो AC सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज पे पास होता है, यानी कि एक सेकंड में 50 टाइम्स ये अल्टरनेट होता है, राइट। तो इस तरह से हमारा AC सप्लाई होता है। और यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है वो वोल्टेज की लाइन है और ये रेड लाइन है वो करंट की लाइन है। अभी ये दोनों, यानी कि देखिए जब वोल्टेज हाई हुआ तभी करंट हाई होता है। तो इस तरह से जो AC पावर सप्लाई होता है वो कब होता है, जब उसका जो लोड है वो रेजिस्टिव लोड है, राइट। तो अभी हम AC सप्लाई में लोड की बात कर रहे हैं। AC सप्लाई में जो पावर फैक्टर होता है वो उसके साथ कनेक्टेड जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली AC सप्लाई में 3 टाइप के लोड होते हैं, जैसे कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। ये जो 3 कैरेक्टर है वो लोड को डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगे हमें ये काम आएंगे कि किस तरह से वो AC सप्लाई में रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्शन की वजह से ही पावर फैक्टर जो है वो पैदा होता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिव लोड की बात करते हैं। AC पावर में जब रेजिस्टिव लोड रहेगा तब वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ पास होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ जा रहे हैं, यानी कि जब वोल्टेज की वैल्यू हाई हो रही है तभी करंट की वैल्यू हाई हो रही है, वोल्टेज जब 0 हो रहा है तभी करंट 0 हो रहा है। इस तरह का नेचर रेजिस्टिव लोड में रहता है। तो हमारा ये जो रेजिस्टिव लोड है वो क्या करेगा कि वोल्टेज और करंट दोनों को एक साथ इन्वाइट करता है। तो हमारा जो पावर होता है वो पावर में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ रह के ही इस रेजिस्टिव लोड से पास होते हैं। उसका अगर हम वेक्टर डायग्राम देखें तो वेक्टर डायग्राम में
जो वोल्टेज है उसी के लाइन में करंट रहता है, यानी कि जो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 रहता है और उसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी रहता है। ओके, पावर फैक्टर का जो खेल है वो इंडक्टिव लोड से शुरू होता है। तो जब भी एसी सप्लाई में इंडक्टर अगर कनेक्ट होता है तो इंडक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होता है कि इंडक्टर है ना वो करंट को अपोज करेगा शुरू में। तो वोल्टेज जो होता है वो यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज की वजह से ये जो इंडक्टर है वो अपना खुद का म्यूचुअल इंडक्शन पैदा करेगा और वो जो है वो करंट को अपोज करता है। तो जब भी उसका हम फ्लो देखते हैं तो किस तरह से होता है कि जो हमारा वोल्टेज है वो आगे रहेगा और करंट है वो पीछे रहेगा, यानी कि वोल्टेज पहले पीक पे आएगा, करंट उसके बाद में पीक पे आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से लेग कर रहा है, यानी कि करंट पीछे रह रहा है वोल्टेज से। तो हमारा जो ये इंडक्टर है वो इंडक्टर क्या करता है कि वोल्टेज को तो बुला लेता है कि आ जाओ, लेकिन करंट को बोलता है कि तुम धीरे रहो, तुम पीछे रहो। तो जब भी हमारा पावर पास होता है, एसी पावर इंडक्टर्स में से, तो उस पावर में वोल्टेज आगे रहता है और करंट जो होता है वो पीछे रहता है, और इसको बोलते हैं लेगिंग, यानी कि इसका जो पावर फैक्टर है वो लेगिंग पावर फैक्टर है। अगर उसका हम वेक्टर डायग्राम देखें तो इसमें वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री पे लेग करेगा। तो जो हमारा cos फाई है उसमें जो फाई की वैल्यू है वो यहाँ पर 90 रहती है। तो इस तरह से हमारा इंडक्टर जो इंडक्टिव लोड है वो काम करता है। जब कैपेसिटर जो होता है वो एसी सप्लाई में कनेक्ट होता है, यानी कि कैपेसिटिव लोड होता है, तो कैपेसिटर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि वो डिस्चार्ज रहता है शुरू में, और जैसे ही वोल्टेज उसे मिलते हैं तो वो चार्ज होने लगता है, यानी कि वो करंट को पहले बुलाता है, और जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो वो फुल्ली चार्ज होने के बाद वोल्टेज को आने नहीं देगा, तो वो वोल्टेज को ऑपोज करेगा। उसका डायग्राम अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो पहले पीक पे आएगा और वोल्टेज है वो उसके बाद में पीक पे आएगा। ठीक है, तो इसमें करंट जो है वो पहले रहता है। तो ये हमारा जो कैपेसिटिव लोड है वो क्या करेगा, करंट को पहले बुलाएगा और वोल्टेज को बोलेगा कि तू थोड़ा बाद में आ। राइट, तो जो हमारा लोड होता है उस लोड में हमेशा करंट जो है वो आगे रहेगा और वोल्टेज है वो पीछे रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। तो जब भी इंडक्टिव लोड होगा तो उसमें करंट जो है वो लीड करेगा। उसका अगर वेक्टर डायग्राम देखें तो इसमें जो ये वोल्टेज है उससे करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पावर फैक्टर है। राइट, तो रिएक्टिव जो पावर होता है वो हमारा यहाँ पर कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड से बनता है, और जो रिएक्टिव लोड पावर होता है वो इसी तरह से बनता है कि जब भी हमारा वोल्टेज एंड करंट दोनों इन लाइन पास ना हो तब जो पावर अंदर रहता है हमारी सर्किट में वो पावर होता है रिएक्टिव पावर। सबसे अच्छा है एक्टिव पावर, कि जब वोल्टेज एंड करंट दोनों ही इन लाइन पास हो, यानी कि जब वोल्टेज हाई हो तभी करंट हाई होगा अगर इस फ्रीक्वेंसी डायग्राम में, तो सबसे ज्यादा पावर फ्लो होगा और उसका सबसे ज्यादा यूज होगा। फाइनली जो हमारा लोड होता है एसी सिस्टम में
वो लोड जो होता है उसमें तीनों प्रकार के लोड रहते हैं, यानी कि रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। और उन सब का मिला के जो फाइनल लोड बनता है उसमें ज्यादातर इंडक्टिव लोड्स रहता है, इसीलिए हमारा जो पावर फैक्टर है वो लेगिंग रहता है। यानी कि जो वोल्टेज है वो पहले हाई होता है और उसके बाद करंट हाई होता है। लेकिन जैसे हमने आगे देखा था कि इंडक्टिव लोड होता है तो उसमें करंट 90 डिग्री लेग रहता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों टाइप के लोड होते हैं। तो जो लेगिंग होता है वो पूरा 90 डिग्री ना होके 30 डिग्री या तो 40 डिग्री इस तरह से रहता है। तो ये जो पूरा लोड है वो क्या करता है कि वोल्टेज और करंट दोनों को इन्वाइट करता है, लेकिन फिर भी करंट को थोड़ा पीछे रखता है, इसीलिए करंट लेगिंग रहता है। अगर उसका वेक्टर डायग्राम हम देखें तो इसमें वोल्टेज से करंट लेगिंग रहता है। वो 90 डिग्री लेगिंग ना होते हुए यहाँ पर कुछ एक डिग्री लेगिंग रहता है। मान लो कि वो 30 डिग्री लेगिंग है, तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पावर की इक्वेशन है P इज इक्वल टू वी आई कोस 5, यानी कि टोटल एक्टिव पावर। तो वो एक्टिव पावर हमारा कितना होना चाहिए, 1000 वोल्ट। कब, जब 250 वोल्ट एंड 4 एम्पियर उसमें से पास हो रहे हैं तो ये 1000 होता है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है कि हमारा जो ये एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो हमारा जो ये cos फाई है, cos फाई की वैल्यू कब कितनी होगी, तो वो होगी 0.86, राइट। cos 30 यानी कि 0.86। तो जो हमारा एक्टिव पावर रहेगा वो हो जाएगा 860 वॉट, राइट। तो ये है हमारा एक्टिव पावर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर क्या होता है और हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पावर को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके लिए जो हमारा रिएक्टिव पावर है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो किस तरह से करेंगे तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर कंपोनेंट, यानी कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और उन दोनों के मिला के होता है एपरेंट पावर, और हम पावर फैक्टर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट एंड डू वॉच the videos for your knowledge. Thank you.